नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान की 10वीं क्लास में। लगभग में अपनी जो 9 क्लासें हैं वो हो चुकी हैं। यदि प्रश्नों की हम बात करें तो 1800 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। 5000 क्वेश्चनों की यह एक सीरीज़ है, इसको आप लोग कर लें, जिससे कि पटवारी में जो कि 25 नंबर की आने वाली है, आपके लगभग में अगर देखे जाएँ तो 20 प्लस क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। इसके अलावा जेल प्रहरी में, एमपीएसआई में भी थोड़ा भाग इसका आता है, एमपीआर आरक्षक और मध्य प्रदेश पुलिस, इसमें भी क्रमशः अगर देखा जाए तो सामान्य विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिना सामान्य ज्ञान के पेपर सामान्य विज्ञान के पेपर निकाल पाना मुश्किल होता है। चलिए अपन चालू करते हैं दोस्तों इसको। और दूसरी बात, अगर इसके कोर्स की हम बात करें तो कम से कम लगभग में 6 महीने के आसपास ही समय ले लेता है। इसलिए वन लाइन क्वेश्चन के आधार पर, ताकि अपन जल्दी जो कि उसका पूरा सारांश है उसको प्रस्तुत कर सकें और उसको याद कर सकें, इसलिए लाया गया है। तो एक भी क्लासों को मिस मत करिएगा दोस्तों, सभी को देखिएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल दे। चलिए तो अपन चालू करते हैं, हर बार की तरह लेट ना करते हुए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। दो फायदे उनको मिलने वाले हैं। पहला तो ये है कि नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 15 मार्च से पटवारी के जो पेपर होने वाले हैं उसका एनालिसिस इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो आपका पेपर यदि 15 को है तो कोई समस्या नहीं, 15 के बाद यदि आपका पेपर है तो आपके समय दिमाग में एक प्रश्नों का संग्रह होगा कि किस प्रकार से रणनीति बनाएं, कैसा क्या करें, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर प्राप्त होने वाली है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, क्या कहलाता है? तो विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है, क्या है? आंवला। आंवला की प्रकृति दोस्तों एक तरीके से खट्टी होती है। आंवले को एक तरीके से प्राकृतिक डॉक्टर भी कहते हैं, या प्राकृतिक चिकित्सक। प्राकृतिक चिकित्सक। जिस प्रकार से अगर सलाद के रूप में हम देखें चिकित्सक, खीरा अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, या खीरे की अपनी प्रकृति एक अलग होती है, उसी प्रकार आंवले की एक अपनी प्रकृति है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण। क्लियर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बिक अम्ल। एस कार्बिक अम्ल, कहीं कहीं एस्कार्बिक एसिड भी आता है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन क्या है? डी। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से होता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से। चलिए, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी में। किसमें? विटामिन डी में। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी है। याद रखिए, देखिए डी पे कितने प्रश्न आ गए। क्लियर। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। यानी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा कौन सा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेके फेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है? टेके फेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए। क्लियर। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त के स्कंदन में। किसमें? रक्त के स्कंदन में। तो विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनेगा? तो भी विटामिन के। देखिए, विटामिन पे लगभग में जितने भी प्रश्न हैं आगे पीछे घुमाकर होते हैं, उसमें से 30% तो यहीं पर क्लियर हो गए। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का। विटामिन ए का रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस, वही रतौंधी, रात में दिखना कम हो जाता है, रतौंधी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा निकल जाएगा? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। किसकी होती है? विटामिन ए की। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, इनको मत भूलिएगा। 1 नंबर के प्रश्न होते हैं और आ जाते हैं ना, क्योंकि मान लीजिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग है, अब लेमार्क ट्रेविरेनस, एक जगह अरस्तु भी लिख देगा, तो जो लोग अरस्तु और लेमार्क ट्रेविरेनस को नहीं समझ पाते तो अरस्तु पे लगाए आएंगे, है ना। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्लियर। ये आ गया नीचे। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो कौन? अरस्तु। क्लियर। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं।
वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस, यानी बॉटनी के जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। कितने बन जाएंगे? 64। अभी तक दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्नों की जो प्रकृति थी वो सरल थी। अब जो अगली क्लास आएगी, यानी इसके बाद की जो क्लास आएगी, वहां पर प्रश्नों की जो प्रकृति है वो धीरे धीरे कठिन होती हुई चलेगी, ताकि सरल तो हम कर ही लें, कठिन को भी ना भूलें। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। कौन सी है? फली। जो फलीदार वृक्ष होते हैं उन सभी में नाइट्रोजन नीकरण होता है। क्लियर? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान। क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। किसका किया जाता है दोस्तों? शैवालों का। फाइकोलॉजी क्या है? शैवाल। क्लियर? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होगा? पारिस्थितिकी। किसके? पारिस्थितिकी। क्लियर? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम। सवाल दोस्तों अगर देखा जाए तो वनस्पति शास्त्रों में आता है या वनस्पति में आता है ना? बैक्टीरिया भी वनस्पति में ही आता है, ये भी याद रखिएगा। एक्स बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी से आशय क्या है? तो वर्ण की लवक। वर्ण की लवक। क्लियर? हैजा किसके कारण होता है दोस्तों? जीवाणु के कारण हैजा हो जाता है। तपेदिक का कारण क्या है? तो तपेदिक का यदि कारण की हम बात करें तो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम। जैव निम्नकृत अपशिष्ट को किसी सहायता से उपयोग पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। जीवाणु में। किसमें? जीवाणु में। किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? जीवाणु के द्वारा। और दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। HIV, यहाँ पर H है, याद रखिएगा। HIV के द्वारा होने वाला रोग क्या होता है? एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA की। किसकी? RNA की। एड्स का कारण क्या होता है? तो वायरस। HIV का फुल फॉर्म ये आ गया दोस्तों, अभी बताया था, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। देखिए HIV। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणुओं में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। क्या है सार्स? विषाणु जनित रोग। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणुओं के कारण। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। चेचक में देख लें तो छोटी चेचक, चेचक हो गई, छोटी माता हो गई, बड़ी माता हो गई, ये सब विषाणु के द्वारा ही होते हैं। चेचक का टीका किसने खोजा था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न हो जाती है? तो विषाणुओं के द्वारा। आलू के मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? तो विषाणु। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है। मशरूम क्या है दोस्तों? तो कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो पेनिसिलिन। कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। कौन? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? कवक और शैवाल होते हैं। कौन से होते हैं? कवक और शैवाल। याद रखिएगा, कवक, कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। नॉर्मल है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो ताजा पुष्प समूह। कौन सा होता है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफलेशिया। कौन सा है? रैफलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प।
प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। आलू में भी तना होता है, हल्दी में भी तना ही होता है। आलू क्या है? रूपांतरित तना। किससे बनता है? प्रांकुर से। प्रांकुर से। प्रांकुर का मतलब होता है दोस्तों, ऐसे समझिए, जैसे ये बीज है तो जो नीचे से निकलती है वो जड़ होती है, जो ऊपर से निकलता है उसको प्रांकुर बोलते हैं। तो आ जाता है प्रश्न कि आलू एक तरीके से किसका उदाहरण है? तो तने का तो है ही, यदि इस रूप में आ जाए प्रश्न तो वह प्रांकुर का है। और यहाँ से होती है मूलांकुर। मूलांकुर। तो मूलांकर अगर देखा जाए तो किसके उदाहरण है? तो जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा, गाजर हो गया, है ना, मूली हो गया, और प्याज हो गया, मूली हो गया और प्याज हो गया। ये सब जो है एक तरीके से देखा जाए तो मूलांकुर से होते हैं, मूलांकुर से होते हैं। और जो तना, वो जो प्याज वगैरह जो है वो प्रांकुर से होता है, जैसे आलू वगैरह हो गया। क्लियर। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। किससे? चीड़ से। या एक और आ जाता है देवदार से। किससे? देवदार से। क्लियर। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। फूल की कली से। एक बात और याद रखना दोस्तों, केसर पर भी काफी प्रश्न आ जाते हैं। तो केसर में अगर देखा जाए तो केसर किससे प्राप्त किया जाता है? फूल के पुंग केसर से। पुंग केसर से। पुंग केसर से। और एक बात और दोस्तों, जो केसर होता है, केसर में मात्र अकेले एक फूल में 3 ही पुंकेसर होते हैं, और इनको हाथ से ही निकाला जाता है। इनके लिए कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, इसीलिए केसर के जो भाव हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। और ये सिर्फ अकेले देखा जाए तो भारत में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही होता है, वो भी 2 जिलों को छोड़कर। 2 जिलों में होता है खाली अकेले, और इसके अलावा कहीं नहीं होता, क्योंकि इसके लिए विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है। स्वभाव इसका देखा जाए तो गर्म प्रकृति का होता है ना। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये दिया जाता है। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाएगी? तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। यानी कि जो हसीस है, यानी कि जो जो अफीम होता है, एक तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार से ऐसा फूल होता है दोस्तों, फल, इसमें हल्का सा चीरा लगा देते हैं, फिर यहाँ से स्त्राव हो जाता है, और वही एक तरीके से देखा जाए तो हसीस होती है ना। इसको चरस भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों? CO2। चलिए आगे चलते हैं। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दालचीनी की। किसकी? दालचीनी की। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी श्रेयी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग के कारण होता है कैरोटिनटाइट। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। किनसे है? 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो बांस दरअसल किसमें आती है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। कौन होते हैं? पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेड्रोफा। किससे? जेड्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? आंवला। अभी अपन लोगों ने चर्चा की थी आंवला पे। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। किसमें? स्तनपायी में। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3। किसका? Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? दाब बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। किस नियम के अनुसार होता है? तो अवोग्रेडो परिकल्पना के अनुसार। किसके? अवोग्रेडो परिकल्पना के अनुसार। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। किसने? ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? अमोनिया। वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है। किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना हो जाता है? 2 गुना। कितना होगा? 2 गुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होगी? तो अणुओं की। किसकी होगी? अणुओं की।
गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है एक मूल गैस को, किसको, एक मूल गैस को भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए। आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है, आइसोथर्मल्स। क्या कहलाती है, आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर किस पर करेगी, मोल संख्या पर। पीछे वाला प्रश्न जो अधूरा था वही है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो मोल की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन पर प्राप्त करती हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है याद रखिए दोस्तों, ये डिग्री सेल्सियस, ठीक। परम ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस है। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। क्या सूत्र हो जाता है, CO+N2। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली पीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, मर कैप्टन। ये पदार्थ होता है मर कैप्टन, मर कैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो मीथेन। गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, ब्यूटेन। पीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, प्रणोदक। क्या कहलाता है, प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन के प्रतिशत की मात्रा सर्वाधिक अधिक किसमें होगी, एंथ्रेसाइड में। एंथ्रेसाइड अच्छा कोयला होता है। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है, तो लिंगनाइट के नाम से। भूरे कोयलों क्या कहते हैं, लिंगनाइट। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमकों का प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाला, यानी जो अग्निशमक होते हैं उसमें झाग होता है, धुआं होता है ना। अग्निशमक में गैस की यदि हम बात कर लें तो CO2 होती है, ये यहाँ पे लिखा है CO2। प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, CO+N2। अभी अपन ने पीछे पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाएगा, द्रव हाइड्रोजन होगी और द्रव ऑक्सीजन। याद रखिएगा, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रव कैसे होंगे, इनको संपीड़ित कर दिया जाता है। उत्प्रेरक यानी कैटालाइस्ट की खोज किसने की थी, तो वर्जीलियस ने। वर्जीलियस ने। उत्प्रेरक विष कैटालाइटिक पॉइजन होगा क्रिया निरोधक, क्रिया निरोधक। जैव उत्प्रेरक कौन से होते हैं, एंजाइम। जैव उत्प्रेरक कौन होते हैं, एंजाइम। उत्प्रेरक होते क्या है, किसी भी क्रिया को तेज कर देते हैं पर उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हीं को उत्प्रेरक कहा जाता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Na यानी निकिल। कौन सा है, निकिल। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, जाइमेस। कौन सा करता है, जाइमेस। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। कौन सा होता है, प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन सा होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिबेडनम। कौन करता है, मोलिबेडनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना सक्रियण ऊर्जा को, किसको, सक्रियण ऊर्जा को। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डॉब रेनर ने। किसने, रेनर ने। खाली इतना भी आ सकता है, रेनर ने। क्लियर। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया है, तो यह मेंडलीफ ने दिया है। फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी आ जाती है ना। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं, शून्य समूह के। किसके, शून्य समूह के। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहेंगे, तो आई बी यानी फर्स्ट बी। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, निष्क्रिय तत्व के। निष्क्रिय तत्व के। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है, तो सोडियम
का एक ऐसा प्रश्न आता है, परावर्तक लेंसों में, है ना, परावर्तक लेंसों में किसका प्रयोग होता है? क्लियर, याद रखिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। क्या है? NaOH। बेकिंग सोडा अगर देखा जाए तो NaHCO3। NaHCO3। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का। किसका है? सोडियम क्लोराइड का। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का जो नमक होता है। क्लियर। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्णहरित का धातु संगठक है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। फोटोग्राफी के स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्णहरित का धातु संगठन संगठक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। क्या है? एल्यूमिनियम उत्पाद की जो धात्विक विधियां हैं वह लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता है? तो विद्युत की। विद्युत की। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट। कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट। ये द्रव्य है, याद रखना ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? 2CaSO2O। 2CaSO2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 MgCO3। ये डोलोमाइट कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। CaCO3 MgCO3। अग्नि समन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस से। किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एस्बेस्टस किससे बनता है? तो कैल्शियम से और मैग्नीशियम से। कैल्शियम से और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे चूने पर क्लोरीन से। बुझे चूने पर क्लोरीन से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। क्या होता है हीमोग्लोबिन में? लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो धातु है वह कौन सा है? तो लोहा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। कौन सी है? क्रोमियम। जंग का रासायनिक संगठन है Fe2O Fe2O जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है दोस्तों। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल। कौन सी मिलाई जाती है? निकेल। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है? जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। क्रोमियम। क्या? क्रोमियम। कांच क्या है दोस्तों? एक प्रत्यस्थ ठोस है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। क्या? क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यस्थ है? इस्पात। ये भी दूसरी बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। किसका लेप चढ़ा देते हैं? जिंक का, ताकि वह जंग से बचा रहे। अयस्क को जंग से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन अनिलीकरण, या इसको हम बोल सकते हैं अनिलीकरण। 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 किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड से। फेरिक क्लोराइड से। ये भी आया है दूसरी बार। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? तो तांबे का। पेयजल में कॉपर का अधिकतम
अनुनाद सांद्रण mg/L में क्या है 2.0, कितना होता है 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाएगी, वह धातु कौन सी होगी, तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक यदि देखा जाए तो कॉपर। चूंकि यहाँ पर चार ऑप्शनों से उठाया गया है इसीलिए इन्होंने कॉपर को कहा है, और कॉपर से भी ज़्यादा सही अगर देखा जाए तो वो चांदी होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि चांदी बहुत कॉस्टली है, महंगा है, इसीलिए लोग कॉपर को ही उठाते हैं। यदि चांदी के तार लगने लगेंगे तो भैया क्या कहना है ना। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिला दी जाती है, तांबा, मजबूती के लिए। नीलत होता ही है कॉपर सल्फेट, नीलत होता कॉपर सल्फेट। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में, किसमें लगे होते हैं, समानांतर क्रम में। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन के। वस्तुओं में आवेशन, आवेशन का मतलब उनमें चार्ज आ जाना, किसके माध्यम से होगा, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। आप यदि कार में जा रहे हैं, आसमान से बिजली गिरने वाली हो, तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे और उसके नीचे तो बिल्कुल नहीं उतरेंगे। सामान्यतः प्रयोग में, क्योंकि नीचे उतरने पर आप अर्थिंग पकड़ लेंगे, जमीन की जहां अर्थ आएगी और बिजली का संपर्क आया तो समाप्त। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है, 6500 के, क्या 6500 के, क्लियर। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि क्या है, 10 पे 6 ओम, 10 पे 6 की पावर ओम। विद्युत उत्पन्न विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का, किसका होता है, यूरेनियम का। माइका है ऊष्म और विद्युत दोनों का कुचालक। माइका क्या है दोस्तों, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतुओं का ताप सामान्यतः होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 35,000 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या मापने की इकाई होती है, तो विद्युत धारा। एम्पियर क्या मापने की इकाई होती है, विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर बैटरी। वहां पर तो बिजली जाएगी नहीं, तो सूर्य से ही बिजली को बना लिया जाता है। हम सब जानते हैं ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ये जो बैटरी हैं वो सौर ऊर्जा को वहां पर उपयोग में लाने के लिए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती रहती हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है, विद्युत मोटर। क्या है, विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम क्या कहेंगे, तो रेक्टिफायर। क्या कहेंगे, रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज, एसी शब्द जैसी तो ट्रांसफार्मर याद आ जाना चाहिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। क्या क्या है, पारा है, वाष्प है और आर्गन। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से, किससे, आधार सिरे से। आधार सिरे से वैसे भी जुड़ी होती है दोस्तों, एक ये बड़ी होती है, बाकी दो छोटी छोटी होती है ना, तो इसको आधार सिरे से वैसे भी रहती है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित क्या है, तो कूलाम का नियम। क्या है, कूलाम का नियम। ट्यूब लाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, 60 से 70% भाग, 60 से 70% भाग। समान आवेशों में होता है विकर्षण, समान आवेशों में क्या होता है, विकर्षण। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप के द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है, 1 यूनिट। कितनी, 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च 5 रुपए होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विभवांतर की। किसकी होती है, विभवांतर की। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वोल्टेज के, वोल्टेज के, ठीक है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है दोस्तों, विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है, अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है, अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है।
विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु है। इस धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। क्या है? उच्च पारगम्यता। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा है? अर्ग। क्या है? अर्ग। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर। किस पर? समान विभव पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगिस्टन। किससे? टंगिस्टन। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज होती है। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज होती है फूटने पर। तो बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से हवा प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज तार किससे बनती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु से। किससे? टिन और शीशे की मिश्र धातु से। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। चौड़ाई क्या होती है? अव्यवस्थित। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ेगी जिससे उसके इकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है। इसको अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। क्या होगा? कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। पानी जमने पर फैलता है या कह सकते हैं आयतन में बढ़ जाता है। आयतन में बढ़ जाता है। इसीलिए ठंडियों में जो नली में पानी भरा रहता है तो उसकी वजह से नलियां फट जाती हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ते हैं क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। गर्मियों में क्या होगा? वो धातुएं फैलेंगी और यदि उनके बीच में स्थान नहीं रखा गया तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं। बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए उन दोनों के बीच में जगह छोड़ दी जाती है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंतः स्थल पर जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। क्लियर दोस्तों? आज की जो अपनी क्लास है वह यहाँ पर समाप्त होती है। लगभग में 150 से ज़्यादा ही प्रश्न है दोस्तों। 150 उसमें लिखा रहता है पर 150 से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। इनको आप लोग लगातार करते रहिए। धीरे धीरे आपके पास में प्रश्नों का काफ़ी संग्रह होगा। अगर प्रश्न कहीं से भी आ जाए आप उसको कर देंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एक प्रश्न 2 या 3 बार भी आ जाता है लेकिन मैं उसको कहीं ना कहीं ऐसे एंगल से बता देता हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं भैया उसमें भी एक अलग जानकारी है। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं से मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में।